अच्छा जी, प्रैक्टिस हैंड आउट का आपका क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये सवाल जो है आपका फाइनल अकाउंट्स के सवाल के साथ मिक्स करके बना है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स पहले आपको बनाने होंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ उस्ताद एंड को फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2020। क्या क्या बैलेंसेज हैं सर आपके पास ट्रायल बैलेंस में? सेल्स है, परचेजेस हैं, ओपनिंग स्टॉक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, पीपीई ऑन 1 जन 2020 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 1 जन 2020 की होगी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग ऑन 1 जन 2020, जनरल रिजर्व, ट्रांसलेशन रिजर्व, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, फिर उसके अलावा वारंटी एक्सपेंसेस, लोन पेएबल, ट्रांसपोर्टेशन इन, रेंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश एंड बैंक, प्रीपेड रेंट ऑन फिर से 1 जन 2020, सेल्स रिटर्न, ट्रेड पेएबल, सैलरी एक्सपेंस एंड लीगल फीस। इन्फॉर्मेशन क्या क्या मौजूद है सर आपके पास? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। इन्वेंट्री एट द ईयर एंड वॉज ₹85,000। सर ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सही है जी। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपीई इज एज फॉलोज। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? गेन ऑन डिस्पोजल कहाँ है? ये रहा, ये आपके पास एक गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है। pertains to a vehicle purchased on 1st October 2018 at a cost of ₹65,000 and disposed of at 30th April 2020। ठीक है जी। 30 अप्रैल को आपने 1 अक्टूबर 2018 में आपने व्हीकल परचेज किया था और 30 अप्रैल 2020 में इसको सेल आउट कर दिया। फॉलोइंग आर द नॉन करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्या क्या करंट नॉन करंट एसेट्स हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड व्हीकल, इन सब की कॉस्ट आ रही है, इन सब की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है, और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड आपके पास आ गया, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, और डेप्रिसिएशन के रेट्स भी आपको दे दिए। उसके अलावा रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹255,000। लोन हैज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹12%। लोन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपनी हैड टू राइट ऑफ 13,000 एज द काउंटर पार्टी वॉज डिक्लेयर्ड एज बैंकक्रप्ट। ऑल्सो द कंपनी हैड टू इंक्रीज द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट बाय ₹12,000। ठीक है जी, बेड डेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर उसके बाद कंपनी इशूड 12,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर इन सितंबर एंड अनाउंस्ड अ राइट इशू ऑफ 20% इन मई एट अ प्राइस ऑफ ₹13 पर शेयर। आपने एक शेयर इशू किए, आपने राइट इशू किया, डेट्स भी उनकी बता दी आपको। फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर एंड बोनस डिविडेंड ऑफ 18 पर शेयर पर्टेनिंग टू 2019 वॉज पेड इन मार्च। ठीक है जी, मार्च में आपकी वो आ गई, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आ गया। कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ कैश 12% विद सेमी एनुअल अकाउंट। सेमी एनुअल अकाउंट मतलब सर 6 मंथ के बाद। सही है जी, 6 मंथ के बाद मतलब जून के एंड में 30 जून को आपने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है। प्राइसेस ऑफ यूएस डॉलर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द ईयर विच रिजल्टेड इन ट्रांसलेशन इनकम ऑफ ₹103,000 फॉर द कंपनी। सर ट्रांसलेशन इनकम आपके पास एक ओसीआई के तौर पे आ गया। और द कंपनी हैज अ पॉलिसी टू ट्रांसफर 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स इनटू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2020, शो ऑल रेलिवेंट वर्किंग्स। अच्छा जी सर, अब इसमें करना क्या है? देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाता हूं तो इसमें पहला हेड मेरा बनता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। सही है जी, ऐसा है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो पहली चीज आती है वो आती है प्रॉफिट और एक्सचेंज गेन, या ओसीआई। एक्सचेंज गेन तो नहीं, ओसीआई अगर आपके पास कोई कमा रहे हो। ठीक है जी, तो आपके पास ओसीआई तो सवाल ने बता दिया, ये रहा इस वाले पॉइंट में, लेकिन प्रॉफिट नहीं बताया। तो फिर क्या करेंगे सर? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आप इस तमाम इंफॉर्मेशन को यूज करके। आप सिंपली एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे एज अ वर्किंग, जिसमें आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और वो प्रॉफिट यहाँ पे आके इनकॉर्पोरेट हो रहा होगा। ठीक है जी, तो पहला सबसे काम जो हमने करना है वो बनानी है वर्किंग, एक छोटी प्रॉफिट फॉर द ईयर की। ठीक है जी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है तो सबसे पहला क्या काम होता है? रेवेन्यूज का आप हेड बनाते हैं। रेवेन्यूज में सबसे पहली चीज सेल्स, सवाल ने बताई है, ये रही 1180,000 लिख लेते हैं। सेल्स के बाद अगली चीज, अगर कोई सेल्स रिटर्न सवाल ने दी हो
ये आ गई सर सेल्स रिटर्न आपके पास 81,000 की। $81,000 मैंने सेल्स में से अपने लेस कर दिए, तो मेरे पास नेट सेल्स आ गई 1099,000 की। ठीक है जी। रेवेन्यूज के बाद अगला हेड आपका बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या होता है सर? परचेजेस चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, इन्वेंट्री क्या कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। मेन चीज तो ये है सर। परचेजेस ये रही, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक सवाल ने नीचे बताया हुआ था। इसके अलावा और कोई चीज जो यहाँ पे पुट होनी हो, एक चीज पर आएगी सर, और वो है ट्रांसपोर्टेशन इन। सही है जी। हमने कुछ जो गुड्स डिलीवरी के लिए हमने फीस दी, वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ डिलीवरी में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको सवाल ने बताया, परचेजेज आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और ट्रांसपोर्टेशन इन आ गया। ठीक है जी। क्या क्या वैल्यूज हैं सर आपके पास? परचेजेस 420,000, ओपनिंग स्टॉक 100,000, ट्रांसपोर्टेशन इन 56,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 85,000। तो ओपनिंग स्टॉक में आपने लिख लिया 100,000, परचेजेज आपकी हुई थी 420,000 की, क्लोजिंग स्टॉक था आपका 85,000 जो आपने लेस करा दिया, और ट्रांसपोर्टेशन इन 56,000 की आपने ऐड करा दी। तो आपके पास इनको नेट करने के बाद आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि बनता है 491,000। सही है जी। इसको अगर मैं सेल्स में से लेस करूं तो मेरे पास फिगर बनती है ग्रॉस प्रॉफिट की, सही, 608,000। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब मैं आऊंगा अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। अगला हेड मैं बनाऊंगा एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस की पहले मैं लिस्ट तैयार कर लेता हूँ एक, क्या क्या एक्सपेंसेस आ रहे होंगे मेरे पास। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक सर, पीपीई से एसोसिएटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है जी। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल एक्सपेंस तो नहीं, इनकम इसको मैं बोलूंगा, या नेगेटिव एक्सपेंस भी बोल सकता हूँ। इनकम मेरी एक आ जाएगी। वारंटी एक्सपेंस एक आ जाएगा। लोन पेएबल पे जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है तो एक एक्सपेंस इससे रिलेटेड आएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन कॉस्ट ऑफ सेल्स में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। रेंट पेएबल ये भी आ जाएगा, रेंट का एक्सपेंस बनाऊंगा मैं। अकाउंट रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को एसोसिएट करके एक बेड डेट एक्सपेंस मेरे पास आ रहा होगा। फिर उसके बाद प्रीपेड रेंट, सर प्रीपेड रेंट और रेंट पेएबल दोनों यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, एक ही एक्सपेंस बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस। सेल्स रिटर्न इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ट्रेड पेएबल्स नहीं आएगा। सैलरी एक्सपेंस ये एक बन जाएगा, और लीगल फीस एक और एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं इन सब की लिस्ट बना लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन से, चलें। अच्छा, डेप्रिसिएशन मेरे पास 3 हिस्सों में होगी, है ना। एक मैंने बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया होगा, एक मैंने प्लांट को डेप्रिशिएट किया होगा, और एक मैंने व्हीकल को डेप्रिशिएट किया होगा। यही 3 एसेट हैं सर। वैसे तो 4 एसेट्स हैं, एक लैंड भी है, लेकिन लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसको लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है जी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अलावा रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, वारंटी एक्सपेंस आ जाएगा, वारंटी एक्सपेंस के अलावा सैलरी आ जाएगी, और क्या क्या था सर, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लीगल फीस है, बेड डेट है, गेन ऑन डिस्पोजल है, ये भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस और लीगल फीस के अलावा बेड डेट्स और गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी। ये हमारे तमाम एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेट हो गए। अब अगली चीज क्या है, इनकी कैलकुलेशंस। चलिए, सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, सवाल के पास चलते हैं। बिल्डिंग की हमें फिगर दी गई है 350,000 की कॉस्ट,
84,000 इसकी क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे कैलकुलेट करना है और 5% डेप्रिसिएशन रेट है। सर बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। क्या करूंगा सर मैं 350,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 5% से, बस ये मेरी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि बनती है 17500 17,500। अच्छा जी, प्लांट के पास अगर मैं चलूं, प्लांट की कॉस्ट 500,000 की है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 186,000 की है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कैलकुलेट करना है और 10% का रेट है। तो सर मैं क्या करूंगा 500 माइनस 186 इसकी कैरिंग अमाउंट निकालूंगा जो कि बनती है 314,000। कैसे है ऐसे ये कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया मैंने प्लांट की कॉस्ट में से 500 माइनस 186 तो 314,000 की मेरे पास प्लांट की कैरिंग वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करूं अगर मैं डेप्रिसिएशन रेट जो कि 10% है तो मेरे पास इसकी भी अपना प्लांट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 31,400। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास कौन है, व्हीकल। अच्छा, व्हीकल की डेप्रिसिएशन थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तो मैं इसको एक और वर्किंग बना लेता हूं। वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल। अच्छा जी, व्हीकल की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सवाल के पास अगर मैं चलूं तो व्हीकल की मुझे कॉस्ट बताई हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई हुई है, मेथड बताया हुआ है, रेट बताया हुआ है और एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है कि गेन ऑन डिस्पोजल परटेन्स टू अ व्हीकल परचेज ऑन 1 अक्टूबर एट अ कॉस्ट ऑफ इतना एंड एट डिस्पोज ऑफ एट 30 अप्रैल। तो सर एक डिस्पोजल भी आ रहा है तो थोड़े सा डेप्रिसिएशन इसकी अलग से होगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं डिस्पोज्ड ऑफ व्हीकल के ऊपर। ठीक है जी, कैसे निकलेगी डिस्पोज ऑफ व्हीकल के ऊपर से डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी हमारी 65,000 की। कितनी अच्छा ये तारीख थी इसकी 1 अक्टूबर 2018। सही है जी। इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी 2018 की। सही है। अच्छा, ये सारा काम कर क्यों रहा हूँ सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मैं कॉस्ट के ऊपर सिंपल डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकता तो मुझे इसकी क्या कहते हैं कैरिंग अमाउंट्स के ऊपर काम करना होगा। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन 2018 कैसे निकलेगी सर, 65,000 मल्टीप्लाइड बाय मेरा रेट 15% का है, मल्टीप्लाइड बाय यूज कितना हुआ इस साल, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक 3 महीने बनते हैं तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए मुझे। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगी 2438। ये डेप्रिसिएशन आ गई 2018 के लिए। अगर मैं इसको कॉस्ट में से माइनस कर दूं तो मेरे पास आती है कैरिंग अमाउंट 1 जनवरी 2019 की। ठीक है जी, जो कि बनती है 62,563। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 2019 के लिए। सर क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इसका मतलब मुझे कैरिंग अमाउंट यानी 62,563 के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगाना होगा 15%। सर पूरा साल यूज हुआ है तो इसको प्रोपोर्शनेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है। अच्छा, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास फिगर आती है 9,384। ये साल 2019 की डेप्रिसिएशन आ गई। माइनस करूंगा तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 1 जनवरी 2020 जो कि बनती है 53,178। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसको डिस्पोज ऑफ कब किया था, डिस्पोज ऑफ ऑन 30 अप्रैल 2012। सर 4 महीने 2020 में 4 महीने मैंने इसको इस्तेमाल किया है तो इसकी 2020 की डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए कैलकुलेट हो रही होगी। 53,178 कैरिंग फिगर, कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 15% डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाइड बाय 4/12 मेरा साल भर का इस्तेमाल 4 महीने का। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर 2020 आती है
2659। सर ये वो एक्सपेंस है जो 2020 के पीएनएल में जाना चाहिए, सही है। डिस्पोज ऑफ व्हीकल मैंने 4 महीने के लिए यूज किया, तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन इस साल का एक्सपेंस बनेगी, ठीक है जी। डिस्पोज ऑफ व्हीकल के बाद अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहा हूं उन एसेट्स के ऊपर, उन व्हीकल्स के ऊपर जो मेरे पास साल भर मौजूद रहे, सही है। इसकी डेप्रिसिएशन अलग क्यों कैलकुलेट करी सर? क्योंकि ये साल भर के दरमियान में सेल आउट हो गया था, तो इसकी डेप्रिसिएशन पूरे साल की नहीं, कुछ हिस्से की कैलकुलेट होनी थी, सिर्फ कुछ हिस्से की अगर कैलकुलेट होनी थी, तो इसी वजह से मैंने उस पोर्शन को अलग करके उसकी डेप्रिसिएशन अलग निकाली, और जो रिमेनिंग मेरे पास पोर्शन है व्हीकल्स का जो मेरे पास साल भर रहा है, उनकी डेप्रिसिएशन मैं अलग से निकालूंगा, ठीक है जी। अब सवाल के पास जाएं जरा। सर व्हीकल की फिगर आ रही है हमारे पास 200,000 की, ठीक है जी। 65,000 जो है इसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है, तो इसका मतलब टोटल व्हीकल की, अच्छा मैं एक मिनट हेड लिखना भूल गया कि डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स हेल्ड फॉर फुल ईयर, सही है जी। तो सर इनकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी कब? 1 जनवरी 2020 को जितने भी मेरे पास व्हीकल्स थे, टोटल जितने भी मेरे पास व्हीकल्स थे 200,000 जो वैल्यू सवाल ने बताई थी, इसमें से मैंने 65,000 माइनस किया, तो मेरे पास फिगर आई 200,000 माइनस 65,000, तो मेरे पास फिगर आती है 135,000, सही है जी। ये सर मेरे टोटल एसेट्स, मेरे टोटल व्हीकल की फिगर है 1 जनवरी 2020 में की। इसमें से मैं अगर लेस कर दूं कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोज्ड व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2020, सर ये फिगर कहां से आएगी? सर ये फिगर ये रही, कैरिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है जी। इसको अगर मैं लेस कर दूं 53,178 को लेस कर दूं, तो अब जो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आती है वो कहलाएगी कैरिंग अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर व्हीकल्स हेल्ड फॉर फुल ईयर, सही है जी। जो कि मेरे पास फिगर बनती है 81,822, ठीक है जी। इनके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 2020 के लिए। कैसे निकलेगी? 81,822 मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट जो कि है 15%, तो मेरे पास साल 2020 की डेप्रिसिएशन जो बनेगी वो बन जाएगी 12273, ठीक है जी। इन दोनों को अगर मैं टोटल कर लूं तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2020 बन के आती है 63,832। ये वो फिगर है जो मैं व्हीकल्स में, नहीं 63,000 तो नहीं बनेगी, ये फिगर मेरे पास बन रही होगी 14,932, ठीक है जी। यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगी 14,932, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस मुकम्मल हो गए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के पास चलते हैं। सवाल नहीं बताया, सिंपल सिंपल कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा ये रहा 60,000 का। रेंट में थोड़ा सा काम मुझे करना होगा। कैसे सर? हमारे पास कुछ रेंट पेबल है, कुछ प्रीपेड रेंट है, और कुछ हमने रेंट की पेमेंट करी है, रेंट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं क्या करूं सर? अच्छा फिगर्स क्या क्या है? मैंने रेंट की पेमेंट करी है 255,000,
रेंट मेरा पेबल है 74,000 और प्रीपेड रेंट ऑन 1 जैन जो है वो है 125,000। तो कहाँ गया, रेंट जो पे किया 225,000 का, इसमें से मैंने माइनस कर दिया अपना प्रीपेड रेंट और अपना रेंट पेबल 74,000 का, तो मेरे पास रेंट की अमाउंट आती है 56,000 की। ठीक है जी। अच्छा, रेंट एक्सपेंस के बाद अगली कहानी है वारंटी एक्सपेंस की। सवाल ने बताया है वारंटी, सैलरी, इंटरेस्ट सारे एक साथ देख लेते हैं। वारंटी एक्सपेंस 123,000, सैलरी एक्सपेंस 147,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 504,000 इंटू 12% इज इक्वल्स टू 60,480। तो ये तीनों एक्सपेंसेस लिख लिए। वारंटी में आ गया 123,000, सैलरी में आ गया 147,000, इंटरेस्ट में आ गया मेरे पास 60,480। सही है जी। लीगल फीस, बैड डेट्स एंड गेन ऑन डिस्पोजल। लीगल फी सवाल ने बताई 127,000। ठीक है जी। बैड डेट्स के बारे में क्या क्या मालूम है कि सर ये रहा, कंपनी हैड टू राइट ऑफ 13,000 एज अ काउंटर पार्टी वाज डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट। ये बैड डेट एक्सपेंस आ गया एक। ऑल्सो द कंपनी हैड टू इंक्रीज द प्रोविजन 12,000, तो ये दो। टोटल बैड डेट एक्सपेंस मेरा बन गया 25,000 का। ठीक है। उसके अलावा भी बाकी चीजें क्या क्या थी, एक मेरा गेन ऑन डिस्पोजल था, कहाँ चला गया, ये रहा 15,000 का गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, और लीगल फीस मेरी 127,000 आ गई। तो लीगल फीस 127,000, बैड डेट एक्सपेंस मेरा आ गया 25,000, गेन ऑन डिस्पोजल आ गया मेरा 15,000। अच्छा सर, क्योंकि ये इनकम है तो इसको एक्सपेंसेस में से लेस कर रहा हूँगा। ठीक है जी। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस अगर मैं ऐड करूं अपने, तो मेरे पास एक्सपेंसेस का हेड आता है 647,312 का। सही है जी। इस एक्सपेंस को मैं लेस कर दूंगा अपने ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि है 608,000। तो सर एविडेंटली यहाँ पे मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस आ रहा है। कितने का? 39,312। अच्छा जी। और इसके अलावा तो कोई चीज सर, एक चीज इसके अलावा और है, क्या है सर? इसके अलावा अगली चीज जो मुझे लिखनी है वो है ट्रांसलेशन रिजर्व। ट्रांसलेशन इनकम मैंने कमाई है 47,000 की। तो सर इसको मैंने अपने नॉर्मल पीएनएल में इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं किया सर? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरी ओसीआई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनकम्स और एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर रहा होता हूँ। ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो इनकम जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, उनको मैं अलग से शो करता हूँ। तो ओसीआई मेरे पास यानी ट्रांसलेशन इनकम बनी 103,000 की। अच्छा, ये मेरा लॉस था। ठीक है जी। तो फाइनली मेरे पास टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बन गई 63,688। ठीक है जी। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरा मुकम्मल हुआ। नेट लॉस की फिगर मुझे एक मिली और एक ट्रांसलेशन इनकम की फिगर मिली। इन सारी चीज़ों को लेके अब मैं इस काबिल हूँ कि अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर उस्ताद एंड को बना सकूं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अच्छा जी, हेड्स कौन कौन से बनाऊंगा सर मैं? देखते हैं। अच्छा, हेड्स के लिए अब क्या करेंगे सर? एक शेयर कैपिटल का हेड आ गया,
एक शेयर प्रीमियम का हेड आ गया, रिटेन अर्निंग्स का हेड आ गया, जनरल रिजर्व का हेड आ गया और ट्रांसलेशन रिजर्व का एक हेड आ गया। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जितने भी बैलेंसेस हैं सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं एक्सेप्ट फॉर रिटेन अर्निंग्स जो कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है जी। तो सर 5 हेड्स मेरे टोटल बनने हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ट्रांसलेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग। इसमें से ओपनिंग बैलेंस मुझे सिर्फ एक ही का मालूम है जो कि सवाल ने मुझे बताया, 430,000 फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो 430,000 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। और किसी का भी ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं मालूम, सबके सवाल ने मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस ही बताए थे, तो मैं नहीं लिख सकता उनको। खैर, जितना आता है उतना तो कर ले। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का अगला हेड बनाऊंगा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट फॉर द ईयर तो नहीं है, लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 39,312 का। तो रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में 39,312 माइनस कर दिए। ट्रांसलेशन इनकम अलबत्ता मुझे सवाल ने बता दी है, एक्सचेंज इनकम या ट्रांसलेशन इनकम। $103,000 की यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अच्छा, और क्या करूं सर? इसके बाद अगला हेड जो मैं बनाता हूं वो बनता है ट्रांजैक्शंस विद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांजैक्शन कैसे करें? ट्रांजैक्शन है क्या क्या, पहले वो ढूंढते हैं। सर सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है शेयर इशू आ गए मेरे पास, राइट इशू भी इसी के अंदर मौजूद है, फाइनल डिविडेंड पे किया है, इंटरिम डिविडेंड पे किया है। सही, इनको इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे करूं सर? अगर मैं क्रोनोलॉजी चेक करूं अपनी, तो सबसे पहले मैंने फाइनल डिविडेंड पे किया है मार्च में। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने राइट इशू किए मई में। फिर उसके बाद मैंने इंटरिम डिविडेंड पे किया सेमी एनुअल अकाउंट्स यानी जून में। और फाइनली मैंने शेयर्स इशू किए सितंबर में। तो सबसे पहली चीज मेरी आएगी फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के बाद आएगा राइट इशू, फिर आएगा इंटरिम डिविडेंड, फिर आएगा इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, अब फाइनल डिविडेंड दे कैसे? अगला सवाल। पहली ट्रांजैक्शन मेरी फाइनल डिविडेंड की, फाइनल डिविडेंड मैंने कैश बेसिस पे भी दिया है और बोनस बेसिस पे भी दिया है। कैश मैंने दिया एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर और बोनस मैंने दिया एट द रेट ऑफ ₹18%, एट द रेट ऑफ 18%। बोनस और फाइनल कैश दोनों नहीं पे कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद ही नहीं है। तो जब तक मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं आएंगे तब तक मैं कैसे इशू करूंगा? ठीक हो गया। दूसरी ट्रांजैक्शन थी मेरे पास राइट इशू की। राइट इशू किस हिसाब से किया गया था सर?
एट द रेट ऑफ 20% एट अ प्राइस ऑफ ₹13। तो राइट एट द रेट ऑफ 30% भी मैं कहीं 20% भी मैं कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा। एट द रेट ऑफ 20 क्यों? ओपनिंग बैलेंसेस से पहले के शेयर इश्यूज मेरे पास मौजूद ही नहीं है। राइट इशू के अलावा अगली चीज आएगी मेरे पास इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड सर एक ही था, सिर्फ और सिर्फ 12% सिर्फ और सिर्फ कैश डिविडेंड दिया था मैंने, बोनस नहीं था यहाँ पे। तो इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%। ये भी पे नहीं कर सकता, वही कहानी, बैलेंसेस ही नहीं है। आखिरी ट्रांजैक्शन थी मेरे पास इशूएंस ऑफ शेयर्स की, ये तो कर सकता हूं मैं। कंपनी इशू 12,000 शेयर्स, प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, ये वो चीज है जो मैं कर सकता हूं। चलो एक कुछ तो हुआ जो मैं लिख सकता हूं अपने पास। इशू ऑफ शेयर्स सर 12,000 शेयर्स इशू करे हैं 4 पर प्रीमियम के हिसाब से, तो 12,000 इंटू 10 120,000 शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, एंड 12,000 इंटू 4 शेयर प्रीमियम के हेड में ऐड हो जाएगा 48,000। और कोई हेड और कोई चीज नहीं है मेरे पास। मैं ऊपर वाले डिविडेंड्स भी पे नहीं कर सकता। ट्रांसलेशन इनकम चले हेड आ गया मेरे पास। जनरल रिजर्व में अभी कोई ट्रांजैक्शन आए नहीं। रिटेन अर्निंग्स, इसको भी मैं टोटल कैसे करूं मेरे पास जब यहाँ बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरा टोटल करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि कोई बैलेंसेस मुझे मालूम ही नहीं है। तो इससे अच्छा हम क्या करें, अगला हेड खोल लें अपना जो कि है इंटरनल ट्रांसफर्स। इंटरनल ट्रांसफर्स में मेरे पास एक ही ट्रांसफर है जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व के बारे में सवाल मुझे क्या बता रहा है द पॉलिसी टू ट्रांसफर 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इनटू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का 5% मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूं। सर जी प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं है ना, तो प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो जनरल रिजर्व में क्या ट्रांसफर करूं, कुछ भी नहीं। तो जनरल रिजर्व का हेड, जनरल रिजर्व की मूवमेंट, इंटरनल ट्रांसफर्स की मूवमेंट नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं आई यहाँ पे। तो सर मुझे ये हेड बनाना चाहिए? नहीं सर, मुझे हेड बनाने की भी जरूरत नहीं है। जब मूवमेंट ही नहीं है तो हेड बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है जी, तो इन शॉर्ट जहां तक मेरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पहुंच तो गई। अब क्या करें, क्लोजिंग बैलेंसेस मुझे मालूम है, कम से कम वही लिख लें, इसके अलावा तो मैं इस पूरे में कुछ नहीं कर पाए। सर क्लोजिंग बैलेंसेस मैं सवाल में जाके देखूं कहां गया। शेयर कैपिटल का 650,000, शेयर प्रीमियम का 140,000, रिटेन अर्निंग्स का 430,000। अच्छा ये तो ओपनिंग था। जनरल रिजर्व का 48,000, ट्रांसलेशन रिजर्व का 47,000। तो 650,000 इसका ओपनिंग आ गया, 140,000 शेयर प्रीमियम का आ गया, ट्रांसलेशन रिजर्व का ओपनिंग 47,000 आ गया। सही है जी, 48,000 जनरल रिजर्व का ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, और रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग मेरे पास अभी भी नहीं है। सही, वो तो मैं ऊपर से कैलकुलेट करते हुए लाना। अच्छा क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, तो सर मुझे यहाँ पे वर्क बैक करने की जरूरत होगी। सही, दो हेड्स बहुत आसानी से वर्क बैक हो जाएंगे। 47,000 का क्लोजिंग आ रहा है, 103,000 मैंने साल भर में कमाया, नेट कर दूं अगर मैं तो 56,000 नेगेटिव मेरे पास इसका ओपनिंग आ जाता है। नेगेटिव क्यों आ रहा है सर? ट्रांसलेशन लॉस चल रहा होगा पहले जमाने में, डॉलर की कीमतें गिर रही होंगी फॉर एग्जांपल। वैसे होता नहीं है ऐसा, डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं हमेशा, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं भाई डॉलर के पैसा बहुत गिर रहा होगा, हमारे रुपए की कदर बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी, तो ट्रांसलेशन रिजर्व में लॉस आ रहा होगा। खैर हो गई, कोई मसला नहीं। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस भी बहुत आसानी से आ सकता है, 48,000। जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, क्यों? क्योंकि साल भर में इसके दरमियान तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं है, ऐसा है। तो अब बचा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। प्रीमियम को छोड़ते के थोड़ी देर के लिए मैं फोकस करता हूं शेयर कैपिटल के अकाउंट पे। सही है जी, एक वर्किंग बना लेते हैं सर, वर्किंग नंबर 3।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है जी, कैसे निकलेगा सर, जरा ध्यान से देखिएगा। सर क्यूटी हम सब ने पढ़ी है एएफसी में, उसी कॉन्सेप्ट को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेट्स से ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल वाज एक्स। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल वाज कंसिडर्ड टू बी एक्स। अब एक एक करके चीजों को देखिए। लॉस फॉर द ईयर का शेयर कैपिटल के अकाउंट पर कोई हिट नहीं है, इग्नोर कर दिया। एक्सचेंज इनकम का शेयर कैपिटल के अकाउंट पर कोई हिट नहीं है, इनके इग्नोर कर दिया। फाइनल में कैश डिविडेंड का शेयर कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर? फाइनल डिविडेंड जब हम पे करते हैं तो रिटेन अर्निंग में से सिंपली लेस करते हैं, शेयर कैपिटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। अलबत्ता बोनस डिविडेंड का ओपनिंग शेयर कैपिटल के हेड में इम्पैक्ट आ रहा होगा। क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा सर? इस फिगर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 18% से, तो मेरे पास आना चाहिए बोनस डिविडेंड। तो इस फिगर का नाम क्या है? इस फिगर का नाम एक्स है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 18% से तो मेरे पास बोनस शेयर आ जाएगा, ऐसा है। इसको थोड़ा सा हुलिया बदल के अगर लिख दूं तो 18% एक्स जो है वो बोनस शेयर्स के लिए आना चाहिए। ये चीज शेयर कैपिटल में ऐड और रिटेन अर्निंग्स में से लेस हो रही होगी। वैसे इस चीज की हमें ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है जी। तो बोनस डिविडेंड का शेयर कैपिटल के हेड पर क्या इम्पैक्ट आया? ओपनिंग शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने परसेंटेज से, तो उसका इम्पैक्ट 18% एक्स बना। ठीक है। राइट इशू के ऊपर क्या, राइट इशू का शेयर कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा? राइट इशू की अकाउंटिंग में क्या करते हैं सर? टिल डेट जितना भी हमारे पास शेयर कैपिटल का बैलेंस मौजूद है उसको मल्टीप्लाई करते हैं राइट इशू की परसेंटेज से, जो कि है हमारे पास 20%। तो जरा देखिएगा, टिल डेट हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है? हमारे पास है एक्स, हमारे पास है 18% एक्स। ये दो इम्पैक्ट शेयर कैपिटल के आज तक हमारे पास मौजूद हैं। इस पूरे को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 20% से। इस पूरे को मुझे मल्टीप्लाई करना है 20% से, तो मेरे पास राइट इशू का बैलेंस आ जाएगा। तो ये जी, आज तक का शेयर कैपिटल कितना है? ओपनिंग शेयर कैपिटल जो कि 20% है, और 18% एक्स जो कि डिविडेंड की वजह से आया था, ऐसा है। फिर इसके बाद इंटरिम डिविडेंड का कोई इम्पैक्ट यहाँ पे आना हो? नहीं सर, इंटरिम डिविडेंड कैश में पे किया है, कैश डिविडेंड का शेयर कैपिटल के अकाउंट पर कोई हिट नहीं आ रहा होता। इशू ऑफ शेयर्स का इम्पैक्ट तो मुझे गिवन है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है जी। तो अब सर मुझे एक चीज बताइए, क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा वो 650,000 आ रहा है। सर ये 650,000 कैसे आया होगा? साल भर के दरमियान कुछ चीजें हुई होंगी, कुछ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी, उन सबको मैंने ऐड किया होगा, तो मेरे पास 650,000 आया होगा। तो सर साल भर के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं? पहली ट्रांजैक्शन शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस है जो कि एक्स अज्यूम किया हुआ है। दूसरी ट्रांजैक्शन शेयर कैपिटल की बोनस डिविडेंड जो कि 18% एक्स लिखा हुआ है। सर जो लिखा हुआ है मैं वही लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल मैथ्स यूज कर रहे हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन शेयर कैपिटल के इशू हेड में क्या हुई? राइट इशू की, जो कि क्या है? एक्स प्लस 18% एक्स इंटू 20%। ठीक है जी। चौथी ट्रांजैक्शन हमने कैलकुलेट करी हुई है 120,000। इन चार ट्रांजैक्शंस को ऐड करने के बाद मेरे पास आया होगा 650,000, यानी मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं सर, क्या करना है? सिंपली इसको सॉल्व करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। एक्स वैसी रहने दिया, प्लस 18% ऑफ एक्स मीन्स 0.18 एक्स, प्लस अच्छा 20% बाहर है, इसको बाहर ही रहने देते हैं अभी के लिए। एक्स प्लस 0.18 एक्स इंटू 20%, प्लस को रहने दिया, मैंने क्या किया? 650,000 में से 120,000 माइनस कर दिया। ठीक है जी। अब x प्लस 0.1, सारी ट्रांजेक्शन ऐसी लिख रहा हूँ, x प्लस 0.18 एक्स वैसी आ गया, प्लस 20% इंटू एक्स मतलब 0.2 एक्स, प्लस
0.18x into 20% means 0.036x। क्या किया सर? 20% को इससे मल्टीप्लाई किया, 20% को इससे मल्टीप्लाई किया, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक। इज इक्वल्स टू 650,000 माइनस 120,000 इज 530,000। ठीक है जी, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये सारों को ऐड कर दूंगा मैं, तो 1 प्लस 0.18 प्लस 0.2 प्लस 0.036 मेरे पास फिगर बनती है 1.416x। सही है जी, कोई मुश्किल चीज यहां तक? सिंपली मैंने चारों ट्रांजैक्शंस को ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू के दूसरे पार 530,000। कैलकुलेट करना है मुझे x को यहीं रहने दिया, 530,000 के नीचे आ गया कौन? 1.416। ठीक है जी, x का यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके x 530,000 से डिवाइड हो गया, और अपना x जब मैंने कैलकुलेट किया 530,000 डिवाइडेड बाय 1.416 तो 347,294 ये फिगर आ रही है मेरे। समझे सर? ओपनिंग कैपिटल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कितना ओपनिंग कैपिटल आया था सर? 347,294। ठीक हो गया जी। अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, बाकी की ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी है, बस शेयर प्रीमियम का अभी भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आराम से अब कैलकुलेट होगा। बोनस शेयर्स क्या करूंगा? 18% इंटू एक्स, यानी इन शॉर्ट 347,294 इंटू 18%। मेरे पास फिगर आती है बोनस इशू की 67,373। यही चीज यहां पर माइनस हो रही होगी। ठीक है जी। राइट इशू क्या ट्रांजैक्शन होगी सर? राइट इशू में मेरा टिल डेट शेयर कैपिटल है इतना, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 20% से, यानी 347,294 मल्टी प्लस 67,373 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20%। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंडिविजुअली 10 से, एंड मेरा प्रीमियम की फिगर कितनी थी राइट इशू की? राइट इशू एट अ प्राइस ऑफ ₹13, तो मतलब ₹3 का प्रीमियम भी मैंने पे किया, तो एक मरतबा 10 से, एक मरतबा 3 से, तो राइट इशूज की फिगर आ जाएंगी मेरे पास 88,333, और प्रीमियम की फिगर आ जाएगी मेरे पास 26,500। राइट इशू भी आ गया सर। इंटरिम डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा सर? अभी तक का मेरे पास बैलेंस मौजूद है ना सारा, इसी बैलेंस को, इस पूरे बैलेंस को मल्टीप्लाई कर दूं 12% से, इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा जो कि बनता है 63,600। ठीक है जी, इंटरिम डिविडेंड भी हो गया सर। कोई चीज बची? एक छोटी सी चीज बची है, शेयर प्रीमियम का अकाउंट। सर शेयर प्रीमियम के अकाउंट में क्या रह गया सर? ये ट्रांजैक्शन हिट हो चुकी है, ट्रांजैक्शन हिट हो चुकी है, मुझे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस रह गया, तो 140,000 माइनस 48,000 माइनस 26,500 मेरे पास शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस आ जाता है 65,500। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई चीज जो मुझे लिखनी हो यहाँ पे? नहीं सर, मैं तमाम अपनी, अच्छा बोनस डिविडेंड के साथ साथ मेरा कैश डिविडेंड रह गया फाइनल का। सही है, इसको भी मैं लिखता हूँ 1 मिनट में। तो सर फाइनल डिविडेंड कैसे आएगा? 347,294 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास फाइनल डिविडेंड की फिगर आती है 112,288। ये भी लेस हो जाएगा रिटेन अर्निंग से
इंटरिम डिविडेंड भी लेस कर चुका हूं, तो मैं रिटेन अर्निंग्स का भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकता हूं, जो कि बनता है 147,427। यहाँ पे आके मेरा ये सवाल मुकम्मल हुआ। सर सवाल में था क्या? सवाल में कुछ नहीं था, बस लेंदी था। शुरू से अगर सवाल को देखें, हमने क्या किया सर? सबसे पहला काम हमने किया प्रॉफिट निकालने का। एक पीएनएल स्टेटमेंट हमने बनाया जिसमें ट्रायल बैलेंसेस की फिगर्स को इनकॉर्पोरेट किया, सारी चीजें कैलकुलेट करी, डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से वर्किंग बनानी पड़ी, और इन सारे एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह वगैरह इन सबको पुट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट तो नहीं, नेट लॉस आ गया हमारे पास। नेट लॉस में हमने अपनी ओसीआई इनकम ऐड कर दी, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो हमारी बनी वो 63,688 की बनी। फिर उसके बाद सर जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए गए, तो हमें पता चला कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है। ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है तो हमें अपना तमाम काम ऐसे ही करना पड़ा बगैर ओपनिंग बैलेंसेस के। फिर जब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस तक की तमाम ट्रांजैक्शन हिट हो गई, उसके बाद हमने वर्क बैक किया। वर्क बैक के लिए ओपनिंग शेयर कैपिटल हमने एक मैथ की इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया, और जब वो ओपनिंग बैलेंस मिल गया तो बाकी बैलेंसेस ऑटोमेटिकली आते गए, और हमारा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अच्छा जी, उम्मीद है सर ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।